मैं डॉक्टर इंदिरा गोस्वामी, सह आचार्य गृह विज्ञान, महारानी सुदर्शन कॉलेज, बीकानेर से एमए होम साइंस फाइनल ईयर के पेपर 8 एक्सटेंशन टेक्निक्स एंड कम्युनिकेशन के अंतर्गत प्रसार शिक्षण की प्रविधियों में समूह संपर्क विधि की चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। समूह संपर्क प्रविधियों के अंतर्गत जिन प्रसार शिक्षण विधियों की चर्चा आज हम करेंगे वो इस प्रकार हैं: सम्मेलन या कॉन्फ्रेंस, अभियान कैंपेन, शिविर या कैंप, क्षेत्र भ्रमण या फील्ड ट्रिप। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कॉन्फ्रेंस या सम्मेलन की। सम्मेलन के आयोजन का मुख्य उद्देश्य लोगों का ध्यान आकर्षित करना, उनमें रुचि जागृत करना तथा समस्याओं का समाधान करना है। विशाल जनसमूह के समक्ष अपनी वार्ता को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने के लिए 2 या 3 दिन के सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। इन आयोजनों के सफल क्रियान्वयन के लिए कुछ आवश्यक बिंदु हैं जिनका कि हमें ध्यान रखना होता है। सबसे पहला बिंदु है लोगों की आवश्यकता और रुचियों की जानकारी प्राप्त करना। श्रोताओं के संबंध में हमें पूर्व में ही जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए कि किस स्तर के श्रोता हैं और सम्मेलन में किन्हें आमंत्रित करना है, उनकी रुचियाँ क्या हैं। उसके आधार पर अपनी वार्ता को मोहक और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करना होता है। दूसरा बिंदु है विषय का चयन और बिंदुवार जानकारी। श्रोताओं के संबंध में जानकारी प्राप्त कर लेने के पश्चात हमें यह देखना होता है कि वो जनसमूह की आवश्यकताएं क्या हैं, किस विषय से संबंधित जानकारी उन्हें देने की आवश्यकता है। उस विषय को प्राथमिकता या वरीयता में रखते हुए हमें कुछ बिंदु तैयार करने होते हैं जिन पर हमें वार्ता के दौरान उन्हें जानकारी देनी होती है। अर्थात बोलने के लिए किसी विशिष्ट विषय का चयन करते हुए उसे बिंदुवार बोलने के लिए एक रूपरेखा तैयार करनी होती है जिसे कि उस बिंदु के आधार पे हम बोलना चाहते हैं। तीसरा बिंदु है लोगों को विषय की जानकारी देना। श्रोताओं को पहले से ही ये बता दिया जाता है कि आप किस विषय पर वार्ता करेंगे और किन किन बिंदुओं पर इस सम्मेलन या कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रकाश डाला जाएगा। चौथा पॉइंट है नेत्र संपर्क स्थापित करते हुए बात को कहना। वार्ताकार को अपनी वार्ता देते समय श्रोताओं की ओर नेत्र संपर्क स्थापित करना होगा। उन्हें देखते हुए उनकी तरफ इशारा करते हुए अपनी बात को रोचक तरीके से प्रस्तुत करना होता है। और अगला महत्वपूर्ण बिंदु है रोचक प्रस्तुतिकरण। अपनी बात को हमेशा आकर्षक और रोचक तरीके से लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करना होता है। हमें अपनी बात को मनोरंजक तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए ताकि श्रोता आपकी बात को ध्यान से सुने, समझें, ताकि आपके द्वारा दिया गया भाषण सफल हो सके।
अन्यथा यदि आप यह पाते हैं कि श्रोता आपकी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपकी बात को ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, बोर हो रहे हैं या आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो आपको यहाँ और अधिक अभ्यास या सुधार करने की आवश्यकता होगी। अगला बिंदु है अनावश्यक वार्तालाप से बचा जाए, अनावश्यक हाव भाव से बचा जाना चाहिए। श्रोताओं की ओर अपना ध्यान बनाए रखते हुए आप उनसे केवल विषय से संबंधित बिंदुवार जानकारी ही दें। इधर उधर की बातें, अनावश्यक अनर्गल बातों से बचें। साथ ही हाव भाव भी आपके वार्ता या विषय से संबंधित ही होना चाहिए। अनावश्यक हाव भाव से बचना जरूरी है। आकर्षक पहनावा या दिखावट या आपने जो किस तरह के वस्त्र पहने हैं या आप अच्छे से ड्रेसअप होकर आए हैं या नहीं, अस्त व्यस्त तो नहीं दिख रहे हैं, ये भी उस कॉन्फ्रेंस पर बहुत प्रभाव डालता है। लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ज़रूरी है आप वेल ड्रेसअप होकर के उनके सामने जाएं और अपनी भाषण या वक्तव्य को उनके समक्ष रखें। अगला बिंदु है श्रोताओं के ध्यान को आकर्षित करने हेतु अपनी वार्ता को अधिक से अधिक प्रभावशाली और मनोरंजक बनाएं। इसके लिए आवश्यकतानुसार चार्ट, पोस्टर, ब्लैक बोर्ड इनका भी प्रयोग किया जा सकता है। अपनी वार्ता को रटे ना और ना ही पढ़कर सुनाएं, बल्कि बातचीत की भाषा में आकर्षक तरीके से अपनी बात को श्रोताओं के समक्ष रखा जाना चाहिए। और अगला बिंदु है प्रस्तुति से पहले रिहर्सल या अभ्यास अवश्य कर लें। इससे आपको अपनी कमियों और अच्छाइयों दोनों का पता चल जाएगा और आप अपने में सुधार कर पाओगे और अपनी बात को अच्छे ढंग से अपने भाषण में प्रस्तुत कर सकोगे। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है अनावश्यक प्रश्नों के उत्तर ना दें। कई बार श्रोताओं से इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं जिसका कि विषय से कोई संबंध नहीं होता है। उस तरह के श्रोताओं के द्वारा पूछे गए, जानबूझकर पूछे गए मूर्खतापूर्ण प्रश्नों का उत्तर कभी ना दें, ना ही उनके प्रश्नों पर ध्यान दें। क्रोधित होने से बचें, अपना मनोबल बनाए रखें, अपने आत्मविश्वास के साथ अपनी बात को बिना उत्तेजित हुए लोगों के समक्ष रखना जरूरी है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है वार्ता के निर्धारित समय के उपरांत विश्राम भी जरूरी है और भोजन के तुरंत बाद वार्ता को पुनः आरंभ ना करें, क्योंकि उस समय लोग थके हुए होते हैं, ऊँघने लगते हैं और आपकी बात को वो नहीं सुन पाएंगे। अगला बिंदु है बात को अर्थपूर्ण तरीके से संक्षेप में कहने का प्रयास करें। वार्ता की एक मैन्युस्क्रिप्ट जरूर तैयार कर लें ताकि उसे बार बार पढ़कर, अभ्यास करके, उसे लिखकर, चिंतन मनन करके आप अपने वक्तव्य को प्रभावशाली तरीके से अंजाम दे सकें। अर्थात विषय की पूरी तैयारी बहुत ज़रूरी है। बोलने का कोई भी अवसर आपको नहीं गंवाना है। विषय की जितनी अच्छी तैयारी आप कर सकें, उतना ही अच्छे ढंग से अपनी बात को श्रोताओं के सम्मुख रखने का, प्रस्तुत करने का प्रयास करें। कहा भी जाता है प्रैक्टिस मेक्स परफेक्शन।
अगले प्रसार शिक्षण की प्रविधि है अभियान या कैंपेन। अभियान या कैंपेन का मुख्य उद्देश्य किसी भी विशेष समस्या पर जन समूह का ध्यान आकर्षित करना है, उनमें किसी विषय संबंधी जागरूकता उत्पन्न करना है, विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ जन समूह उठा सके, इसके लिए अभियान चलाया जाना जरूरी है। सूचनाओं को सुदूर स्तर तक, दूर दूर तक लोगों तक पहुंचाना ही अभियान या कैंपेन का मुख्य उद्देश्य है। अभियान चलाने के लिए कुछ बातें ज़रूरी हैं, जैसे परिवार के कल्याण के लिए या परिवार के जीवन स्तर के सुधार से जुड़े हुए लोगों, विभिन्न एजेंसियों, सहकारी संस्थाओं और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के साथ समन्वय और सहयोग बनाए रखना, उनमें सामंजस्य स्थापित करना अभियान का एक मुख्य उद्देश्य होता है। साथ ही अभियान का मूल्यांकन करना कि कितने लोगों ने इसे अपनाया है, ये भी एक महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। विभिन्न जिलों में, प्रखंड में या गांव स्तर पर सभा, सम्मेलन, सेमिनार, समूह वार्ता इत्यादि के माध्यम से इनका आयोजन करते हुए लोगों का ध्यान आकर्षित करना, उनमें रुचि जगाना भी अभियान का मुख्य उद्देश्य होता है, अभियान के लिए ज़रूरी आवश्यकता होती है। इसके अलावा अभियान में लोगों की सहभागिता को प्रोत्साहित करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है, जिसके कि द्वारा अभियान में जो कृषक समुदाय है या ग्रामीण समूह है, युवक युवतियाँ हैं, गृहिणियाँ या महिलाएं हैं, इनकी सहभागिता को बढ़ावा मिल सके, प्रोत्साहन मिल सके। इसके साथ ही हम देखेंगे अभियान के मुख्य चरण क्या हैं या स्टेजेस ऑफ कैंपेन। अभियान के मुख्य 4 चरण होते हैं। पहले चरण में लोगों जिनके के लिए अभियान चलाया जाता है, उनके साथ सभा का आयोजन किया जाता है ताकि उनका ध्यान आकर्षित हो सके और फिर उन्हें कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बताया जा सके, उनसे सहयोग प्राप्त किया जा सके। उन्हें ये बताया जाता है कि यह कार्यक्रम उन्हीं की समस्याओं के समाधान के लिए चलाया जा रहा है और इसमें उनको सर्वाधिक लाभ मिलने वाला है तथा अभियान प्रारंभ करने से पूर्व कुछ स्थानीय नेताओं या सरकारी अधिकारियों से भी विचार विमर्श किया जाता है ताकि लोगों का विश्वास लिया जा सके और जो लोग भी इन सभी अभियान के अंतर्गत विभिन्न तकनीकों को सीखने में, विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने में इच्छुक हैं, उनका नाम लिखकर उनका रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण किया जाता है, जिन्हें कि हमें लाभ पहुंचाना है। दूसरे चरण में कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जाता है, एक बैठक का आयोजन किया जाता है और जिन लोगों को का रजिस्ट्रेशन या पंजीयन किया गया है, उनके साथ बैठ करके विस्तार से उन्हें बताया जाता है कि हमें कार्यक्रम के अंतर्गत क्या क्या कार्य करने हैं, वे इस अभियान को किस तरह से अपनी सहभागिता से सफल बना सकते हैं। साथ ही प्रदर्शन के माध्यम से उन्हें विभिन्न जानकारियाँ और तकनीकों और कार्यशैली का से परिचित कराया जाता है। तीसरे चरण में प्रसार कार्यकर्ता और विषय विशेषज्ञों के द्वारा उन पंजीकृत लाभार्थी समूहों में ये देखा जाता है कि कार्यक्रम में क्या प्रगति हुई है, उनके कार्य की प्रगति का अवलोकन या निरीक्षण किया जाता है और यदि कोई समस्या है
तो उसका निराकरण भी किया जाता है। और अंतिम चतुर्थ चरण के अंतर्गत मूल्यांकन के अंतर्गत ये देखा जाता है कि लाभार्थी समूह को कितना लाभ हुआ है, उन्होंने क्या, हम इस अभियान में सफल हो पाए हैं या नहीं, हमने अपनी कार्यशैली उन्नत तकनीक का लाभ लोगों तक कार्यक्रम के तहत पहुंचाया है या नहीं, लोगों तक कितना इस कार्यक्रम का फ़ायदा उठाया है लोगों ने। इस तरह से लाभार्थी से संपर्क स्थापित करके हमें कार्यक्रम का मूल्यांकन करना होता है। अब हम अंतिम चरण में ये देखेंगे कि कैंपेन या अभियान के लाभ और सीमाएं क्या हैं। सबसे पहले लाभ या एडवांटेजेस। कम समय में विराट जनसमूह के ध्यान को आकर्षित किया जा सकता है। सूचनाओं को दूर दूर तक प्रचारित और प्रसारित किया जा सकता है। इसके अलावा अभियान के परिणाम शीघ्र प्राप्त हो जाते हैं। लाभकारी स्थिति में लोगों की विश्वसनीयता भी प्राप्त होती है। स्थानीय नेताओं और ग्रामीणों का सक्रिय सहयोग भी प्राप्त होता है। अभियान के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी कार्यक्रमों को भी बढ़ावा मिलता है। सीमाएं इस प्रकार हैं। प्रसार कार्यकर्ता के मेहनत और प्रयास पर ही अभियान की सफलता निर्भर करती है। जब तक पूरे तन मन से कार्यक्रम को सफल बनाने में नहीं जुटा जाता, तब तक सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। इसके अलावा स्थानीय नेताओं से सहयोग न मिलने पर कार्यक्रम नहीं चलाया जा सकता। अभियान के परिणाम तत्काल प्राप्त नहीं होते हैं, अतः प्रसार कार्यकर्ता को अपनी भूल सुधारने का भी मौका नहीं मिल पाता और अभियान के लिए अनेक लोग, शिक्षण सामग्री, उपकरणों की आवश्यकता होती है। यदि वे उपलब्ध नहीं होते हैं तो अभियान असफल हो जाता है। धन्यवाद।